Hello friends, welcome back to my channel Toppers Group Tuition TGT once again, and now we are into the session 3 covering advantages disadvantages of accounts. ये मेरा तीसरा सेशन है और मेरी कोशिश है कि कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन अभी चल रही है उसमें मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी की जितनी मेरी तरफ से हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं, और इसके चलते प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आगे चलते हैं, आज का सेशन हम शुरू करते हैं और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है ये हमको। अकाउंट्स हेल्प्स you to get and fetch the accounting information about the business। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि आप फाइनेंस में आप अभी फ़िलहाल कहाँ हो, ठीक है। असिस्ट मैनेजमेंट, इट रिप्लेसेस मेमोरी। सी, आपको अगर याद रखने को कहा जाए सब कुछ तो आपका एक लिमिटेशन है। The way computers can remember and they work in a mechanical manner, a human memory cannot work like that, ठीक है। तो अगर समझो रोज़ के अगर 10 ट्रांजैक्शन हैं तो महीने के अप्रॉक्सीमेट 300 ट्रांजैक्शंस हो गए, और 300 ट्रांजैक्शंस में 12 महीने में अप्रॉक्सीमेट 3600 हो गए। तो हम अगर मिनिमम भी अगर लेते तब भी 3000 ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। तो 3000 ट्रांजैक्शंस उसमें सेल्स, परचेज, किससे कितने का किया, क्रेडिट पे किया, कैश में किया, किसने कब पैसे दिए, किसी ने आधे पैसे अब दिए, आधे पैसे बाद में दिए, और किसी ने पैसे ही नहीं दिए। ये सारी चीज़ें हैं, वो एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि आप 3000 ट्रांजैक्शंस के बारे में थ्रू आउट द ईयर जो हुए हैं उसको आप याद रख सको। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। तो ऑब्वियसली अकाउंट्स रिप्लेसेस दैट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल, क्योंकि अगर आपके पास आपके रिकॉर्ड्स हैं तो आप अपने रिकॉर्ड्स के साथ आपके जैसे ही दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा एंटरप्राइज है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। कभी हमारी प्रॉफिट कम है, सेम लोकेशन, सेम जगह, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग, इन्वेस्टमेंट सेम है, हमारा स्टाफ सेम है, दुकान सेम है, तो दोनों दुकान आमने सामने हैं, एक दुकान चल रही है, एक दुकान नहीं चल रही है या कम चल रही है। तो जो कम चलने वाली दुकान है वो सोचेगी कि हम क्या ऐसा है जो नहीं कर रहे हैं जो वो अगला दुकान वाला कर रहा है, क्यों, और उसके पास ज़्यादा सेल्स है, लोग ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा कमाता है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ओके, टैक्स की लायबिलिटीज़ अगर कुछ भी आ गई, हमने बोला कि भाई हमने हमारे हिसाब से टैक्स भर दिया और बाद में हमको मालूम पड़ा कि नहीं ये टैक्स का जो हमने भरा है वो गलत है या कम है, तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको सेल्स देख के मालूम पड़ेगा, हमारी इनकम देख के मालूम पड़ेगा कि हमने टैक्स कम पे किया है या ज़्यादा पे किया है, वॉट एवर। तो ये जब जो ये लायबिलिटी जो है, इसकी सेटलमेंट है, उसके लिए भी अकाउंट्स काम आता है, क्योंकि वो आपको मेन इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ओके, फैसिलिटेट्स लोन। देखिए, लोन लेने को अगर आप जाओगे ना आज भी, तो पहले तो वो लोग ये तय करेंगे कि लोन तो हम इस बंदे को दे देंगे, लेकिन इज़ ही एबल टू पे इट बैक, ठीक है। आपका जो बिज़नेस मॉडल है उसको स्टडी किया जाएगा कि भाई आप इसमें ये बिज़नेस मॉडल जो आपका है उसमें से आप कुछ अर्न कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर बैंक को ऐसे लग रहा है कि आप अर्न कर पाओगे, दे विल गिव यू लोन, ठीक है। सो इट हेल्प्स यू आउट देयर। ऑब्वियसली मैंने बताया कि इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट। हेल्प्स सेल्स ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि चेन्नई में अगर सेल्स नीचे जा रहा है तो पता करेंगे कि भाई सेल्स नीचे क्यों जा रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको शायद मालूम पड़े ऐसा कि भाई जो कॉम्पिटिटर है हमारा वो ज़्यादा कमीशन दे रहा है जो दुकान वाले हैं वहाँ पर, इसलिए हमारा कोई गुड्स लेता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बात है,
हम भी हमारा कमीशन बढ़ा देंगे कि भाई चलो ठीक है, हम भी उतना ही कमीशन देंगे जितना हमारा कॉम्पिटिटर दे रहा। तो ये हमको मालूम पड़ेगा कब, मालूम कि चेन्नई का सेल्स जब नीचे जा रहा है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमको वो कैसे मालूम पड़ा? अकाउंट से। सो वी कैन करेक्ट हमारा फॉलिंग सेल्स इन चेन्नई विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमने उसको ट्रैक किया, हमको मिला और अब हमने उसको करेक्ट किया। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। असिस्टेंस ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। अब ये जो है इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि अगर कोई हमारे से, हमारा डेटर यानी कि हमसे कुछ उधारी में माल लेके गया 1000 रुपये का, और हमने, उस बंदे ने बाद में ये बोला कि अब मैं दिवालिया हो गया हूँ, अब मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे को 5000 रुपये मुझे किसी को देने हैं और मेरे पास सिर्फ 3000 रुपये का उसका मेरे पास असेट्स है। सो ही कैन ओनली पे 3000 रुपीज़ टू दोज जिसका टोटल हो रहा है 5000, जो उससे पैसा लेने वाले लोग हैं। तो उसको हम इंसॉल्वेंट करते हैं कि अब वो दिवालिया हो गया, तो उसके ऊपर केस चलता है। तो केस में, कोर्ट में हमको ये साबित करना पड़ेगा कि हम उस बंदे को हमने 1000 रुपये के गुड्स बेचे हैं और हमको वो 1000 रुपये चाहिए। तो कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स चलेगी तब साबित करना पड़ेगा कि हमने उसको असल में 1000 रुपीज़ का सेल किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स एक साथ होते हैं और वो लोग सारे मिलके एक बिजनेस रन करते हैं। अब वो बिजनेस रन करने के लिए उसके अंदर के जो भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉफिट शेयरिंग में, रेशियोज जो होता है प्रॉफिट शेयरिंग का, जो पार्टनर्स होते हैं वो कोई पार्टनर ड्राइंग करता है ज़्यादा, कोई कम करता है, तो वो सारे जो हिसाब किताब जो है ना, वो सारे में अकाउंट्स आपको हेल्प करता है। आते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर। ये छोटा सा आप इसको याद रख सकते हो, UBEC CI। तो इसमें सबसे पहले आता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिंस द अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन सेवरल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस leads to unrealistic information. Take the example of an asset which is always shown at a historical cost and not at the market cost, doesn't disclose the true profit due to practice of providing for expenses and not for the income, और वो भी expenses जो अभी है नहीं। यानी कहने का मतलब है शॉर्ट में कि जो भी हम असेट्स की वैल्यू दिखाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। जैसे कि अगर आज एक दुकान मैंने ली है 2 लाख रुपए की, अब वो दुकान 10 साल के बाद उसकी कॉस्ट हो जाएगी 25 लाख रुपया, लेकिन मेरी बुक्स में वो दुकान 2 लाख रुपए की दिखाएगी, वो 25 लाख की नहीं हो जाएगी। तो ये एक अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि दुकान फिर वही भाव पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगी 2 लाख की दुकान है जो आज 25 लाख की हो गई है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि इट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होती है। जो भी हमने गुड्स लिया है, जिस दिन भी गुड्स लिया, वो उस दिन की कॉस्ट इसमें आएगी। ठीक है, तो वो एक बड़ा गड़बड़ वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर आता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। द अकाउंटिंग फिगर्स आर एट ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द एसेट्स, ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑलवेज दे रिमेन अंडर वैल्यूड। तो इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस की है वो हमको नहीं मिल रही है। तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, एकदम कनेक्टेड है। एंड अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्यों है? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट इट इज़ गिविंग यू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, वो है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज़ इग्नोर्ड। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्यों इग्नोर होती है? जैसे कि कोई एक बिज़नेस की रेपुटेशन है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं नहीं दिखती है। फिर अगर कोई मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, अब वो मैनेजमेंट चेंज हो गया और अब वो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है अकाउंट्स के अंदर। फिर मैनेजमेंट और लेबर जो है उसके बीच में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है,
और बहुत अच्छी तरह से दोनों आपस में मिलके काम कर रहा है, उसका कहीं पर भी मेंशन नहीं आएगा। फिर आपका रिसर्च एंड डिपार्टमेंट डिवीज़न जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है, नई नई चीज़ें बना रहा है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है आपके पास R&D के डिपार्टमेंट में, लेकिन उसका भी कोई भी मेंशन अकाउंट्स में नहीं होगा, या तो उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं उसमें नहीं होगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं अकाउंट्स के लिए, बड़ा डिसएडवांटेज है ये। ठीक है, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर फोरकास्टिंग बिकॉज इट रिकॉर्ड्स पास्ट। फ्यूचर के साथ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन हो जाता है तभी तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप हिस्ट्री राइटिंग कर रहे हो। एज अ अकाउंटेंट आप हिस्ट्री को लिखते जा रहे हो कि ये ट्रांजैक्शन हो गया, होने के बाद आप लिख रहे हो। किसी के पैसे आ गए तो पैसे आने के बाद आप उसकी एंट्री डाल रहे हो। सो इसके अंदर फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। फोरकास्टिंग तो फ्यूचर के ऊपर बात करता है कि आप प्रेडिक्ट करोगे कि भाई इतना सेल्स होगा, इतना परचेस होगा, इतनी प्रॉफिट होगी, इतने साल हम आगे जाएंगे, इतना साल हमारा इस तरह से प्रोग्रेस होगा। वो सब फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ओके। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। इफेक्ट्स द प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड। जो भी प्राइस लेवल चेंज हो जाते हैं बिजनेस में, वो पूरे के पूरे इग्नोर हो जाते हैं। कभी कोई गुड्स की कीमत बढ़ गई, अकाउंट्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। हाँ, परचेस में आती है, परचेस की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया सेल्स की, तो सेल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस चेंज नहीं समझ आएगा कि क्योंकि यहाँ पर परचेस में प्राइस राइज हुआ था, इसके चलते आपने सेल्स की प्राइस बढ़ाई, सेल्स की जो वैल्यू है आप बढ़ा दी। ये जो चीज़ है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन, ऊपर ऊपर से काफ़ी अच्छा दिखाना, अंदर से सब पोलम पोल। तो ये चीज़ अकाउंट्स में बिल्कुल हो सकती है। छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ईयर एंड होता है 31 मार्च एवरी ईयर। हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स के बिल्स, इन्वॉइसेस खड़े कर देते हैं। इसको मैंने इतने का गुड्स बेचा, इसको इतने का गुड्स, इसको इतने का गुड्स, इतने। सेल्स बढ़ गया, सेल्स बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी। हमने प्रॉफिट दिखा दिया, 31 मार्च को हमारी प्रॉफिट हो गई। ऑन द 1 अप्रैल हम सारी चीज़ें सेल्स रिटर्न में दिखा देंगे कि भाई ये सेल्स आया था, हमने किया था, ये रिटर्न हो गया। सब हो गई गड़बड़, क्योंकि आपने जो सेल्स किया था वो पिछले साल में था, रिटर्न आप कर रहे हो वो अगले साल में कर रहे हो। मतलब पहली तारीख को नहीं करोगे रिटर्न, आप 8, 10 तारीख, 15 तारीख, 15, 20 तारीख को आप अप्रैल की कर दोगे कि ये रिटर्न आ गया करके। तो ये मैनिपुलेशंस हैं जो होते हैं, जिसका कोई इलाज अकाउंट्स के पास नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ा तकलीफ है। हर बंदा अकाउंट्स लिखने वाला जो भी है वो भी अकाउंट्स को और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता। अगर उसको ऐसे लग रहा है कि वो बंदे को लॉस ज़्यादा दिखाना है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोविज़न बढ़ा देगा। वो सोचेगा कि नहीं नहीं यार, हमारे जो डेटर्स हैं समझो 10 लाख के, उसमें से 10% डेटर्स के पैसे नहीं आएंगे। द अकाउंटेंट इज थिंकिंग लाइक दैट, तो ही इज़ मेकिंग अ प्रोविजन ऑफ 10%। अब वो 10% का इफेक्ट ये हो गया कि आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस, क्योंकि बैड डेट्स का एक प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो एक्सपेंस है। अगले साल भले रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये साल के अंदर आपकी प्रॉफिट नीचे चली जाएगी। ठीक है, ओके। टू होम इट इज़ यूजफुल, तो उसके दो मेन यूज़र्स हैं जिसको हम टैग कर सकते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इंटरनल यूज़र्स में आता है आपका जो ओनर है, जो बंदा खुद, इज़ द पर्सन हु ओन्स इट, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग के रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। सो ही इज़ द पर्सन हु नीड्स इट, सच इन्फॉर्मेशन टू टेक फ्यूचर कोर्स ऑफ डिसीजंस। जैसे ये एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, ही इज़ अ वेंडर, तो ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर यही कोई बहुत बड़ा रिलायंस फ्रेश या कुछ ऐसा कोई बड़ा शोरूम हो या ऐसा बड़ा कोई चेन हो,
तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि उसको मालूम हो कि क्या क्या हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट। दिस पीपल विल सिट एंड डिसाइड कि व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, आगे हमको क्या डिसाइड करना है, ठीक है। तो अगला डिसीजन, फ्यूचर का डिसीजन लेने के लिए उनको अभी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट से मिलेगी। एम्प्लॉयज़ को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उनको भी चाहिए कि हम जो जगह पर, जिस जगह पर नौकरी कर रहे हैं, क्या वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन अगले 5 साल चलेगा, अगले 10 साल चलेगा, या परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, या 2 साल में बंद हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए इंफॉर्मेशन, जो हम लोग ने इसको डिस्कस किया आगे कि गवर्नमेंट आल्सो वांट्स दिस इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि आप अपनी कंपनी में कैसे बिजनेस को रन करते हो। अगर आप ठीक से रन करते हो, इन्वेस्टर्स आर ऑल ready to invest it in your firm. If you are not doing the business properly, making losses, making manipulations, पूरा mess करके रखा हुआ है, तो investors will not come to you, ठीक है। तो उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है कस्टमर्स। जो लोग आपसे कुछ गुड्स खरीदना चाहते हैं, वो जब कुछ खरीदेंगे तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ हमको कंटिन्यूसली मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। अगर वो थोड़े ही टाइम में बंद हो जाएगी तो आदत ही नहीं डालेंगे, कोई और ही प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे पहले ही, ठीक है। तो कस्टमर ऑल्सो वांट्स, तो उनको शायद डायरेक्टली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली दे वांटेड कि भाई बिजनेस ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। दूसरा है बैंकर्स, जो एक्सटर्नल आपके जो लोग हैं जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट्स इज़ हेल्पफुल टू देम। तो जैसे मैंने बताया कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई आपका रनिंग बिजनेस है, तो आर यू गोइंग इट राइटली और नहीं जा रहे हो, ठीक है। क्रेडिटर्स, एज वी डिस्कस्ड कि क्रेडिटर्स को भी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है वो तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो आपको उधार में गुड्स दे रहे हैं, तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि भाई आपका बिजनेस लेवल जो है अब वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर गड़बड़ है तो वो सोचेंगे कि इनको उधारी में गुड्स देना है या नहीं देना। सो क्रेडिटर्स आल्सो वेरी इंटरेस्टेड। रिसर्चर्स जो होते हैं, जो कुछ एनजीओज होते हैं जो पता करते हैं कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, ठीक है। तो वो लोग अपनी रिपोर्ट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं जो सारी इन्फॉर्मेशन जमा करके वो पब्लिश करते हैं कि भाई ये फर्म ऐसा है, ये इसकी प्रॉफिट है, ये ऐसे गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। तो ये एक अपना नज़रिया हो जाता है रिसर्चर्स का, ठीक है। और पब्लिक भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसी में से इन्वेस्टर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, यही पब्लिक जो है उसमें से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले आते हैं, तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर कितने ब्रांचेस हैं। टोटल ब्रांचेस आर जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 ब्रांचेस हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद फाइनेंसेस, बिजनेस के जो नॉर्मल फाइनेंसेस है, नॉर्मल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आते हैं, जिसकी ज़रूरत जो मोस्टली एक्सटर्नल यूजर्स को ज़्यादा होती है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट देखता है, कॉस्टिंग देखता है कि मटेरियल की कॉस्ट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिर लेबर कॉस्ट क्या है, ये सारे प्रोसेस जो हैं उसकी कॉस्टिंग क्या होती है। एक जो रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल में हमने कितना इनपुट डाला, उसमें से सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया, उसमें कितना इनपुट डाला, उसमें से फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तीसरा है जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन जो होती है नॉर्मली,
दे मैनेजर्स आर कंसर्न विद दैट। तो वो इन्फॉर्मेशन उनको क्यों चाहिए? क्योंकि एक बार अगर जो भी एक्शन ले लिया है, अगर उस वो गलती है और उसकी वजह से अगर कोई फर्म को लॉस हो रहा है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन करेक्टिंग दैट मिस्टेक। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर आते हैं। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि क्या मेथड से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके दो मेथड्स हैं, एक है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में जो हमने बात किया कि फ्रा ल्यूका पैसियोली ने जो ये बनाया था पूरा सिस्टम, फ्रेंच जो एक राइटर था उसने, और 1494 में ही इंट्रोड्यूस्ड इट एंड एवरीथिंग वेंट ऑन फ्रॉम देयर आफ्टर दैट। क्योंकि उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, तो दो इफेक्ट होते हैं। तो हर ट्रांजैक्शंस के देयर आर टू इफेक्ट्स। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में ये बहुत ही इजी मेथड है, बट इट डजंट गिव यू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ये नॉर्मली इट्स अ कैश बेस्ड थिंग सिस्टम, कि इसमें कैश कितना गया, कैश कितना आया, और किससे कितना लेना है, किसको किसका देना है। तो एक तरह का देशी नामा जो हम बरसों पहले मेंटेन करते थे, दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो वाला सिस्टम है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड वाइडली, और आजकल सब यही यूज करते हैं, सब जगह पे पूरी दुनिया में यही सिस्टम चलती है। ठीक है, ये तो आउटडेटेड है। कभी कभी हमारी गली के नुक्कड़ का जो पान वाला होता है वो शायद ये मेथड से अपना रिकॉर्ड्स रखे, क्योंकि ही मे नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल फॉर लुकिंग आफ्टर हिज अकाउंट्स। तो ये पॉसिबल है, तो वो भी इस तरह से अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। ठीक है, ओके, हम आज यहीं पर रुकते हैं दोस्तों। बहुत जल्द एक और वीडियो मैं पोस्ट करूंगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ, जिससे हम अकाउंट्स और बुक कीपिंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको ये मेरा सेशन है वो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।